हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मित्रों, पहला क्वेश्चन यहां से हम देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन यानी 101 से। इससे पहले आप फटाफट शेयर कर दीजिए जिससे कि और सारे बच्चे जुड़ सके। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उनका भी कम से कम आप ख्याल रखा करिए मित्रों, है ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। 101 आज का पहला क्वेश्चन है ना दोस्तों, और आपके सीरीज का 101वां का 60 क्वेश्चन है, याद रखेंगे। संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम बताइए। दोस्तों, संदेशों का आदान प्रदान अगर बात करें भविष्य से, तो सबसे पहले हम लोग डाक से स्टार्ट हुआ था, है ना, याद है कि नहीं। सबसे पहले डाक से स्टार्ट हुआ था 1900 सॉरी 1854 से, आपको पता होगा डलहौजी के समय से, है ना मित्रों। तो उस समय स्टार्ट हुआ था, और आपको पता होना भी ये भी चाहिए कि जो हमारा डाक सेवा है भारत में सबसे बड़ा है। पूरे विश्व में अगर देखा जाए डाक सेवा, तो डाक सेवा के मामले में भारत सबसे बड़े स्थान पे आता है, सबसे बड़े पैमाने पर। आज भी दोस्तों लोग पत्र व्यवहार करते हैं, है ना। आज इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, तो लोग मैसेज के थ्रू हो गया, व्हाट्सएप के थ्रू, मतलब कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण लोग बहुत सारे कह लीजिए कि तरीकों से अपना जो है कि आदान प्रदान करते हैं बातों का, है ना। तो दोस्तों इस तरह देख रहे हैं, आदान-प्रदान फैक्स के माध्यम से स्टार्ट हुआ था। पहले फैक्स लोग बोल के करते थे, फिर इंटरनेट आया, ईमेल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे बोलते हैं दोस्तों, डाक सेवा, मोबाइल इत्यादि देख रहे हैं दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो और आगे आने वाले में हो सक लोगों दोस्तों आपको पता है टेलीग्राम तथा कबूतरों से लोग करते थे पहले, है ना? तो ये भी चीज़ आप याद रखेंगे, है ना? अच्छा बताइए, मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मनोरंजन के प्रमुख साधन जैसा आपको पता है, कोरोना काल में आप क्या-क्या करते थे? सोच लीजिए, वही सब मनोरंजन के साधन हैं। जैसे कि टेलीविज़न देखते थे, कंप्यूटर अगर है तो कंप्यूटर में गेम वगैरह खेलते थे, है ना? बहुत सारे लोग तो लूडो खेलते थे मोबाइल में, बता दें दोस्तों, हम भी बहुत ज़्यादा लूडो खेलते थे। कोरोना के समय क्या किया जा सकता था बताइए? कुछ नहीं ना, कितना आदमी पढ़ेगा भैया? समझ रहे हैं? जहाँ पढ़ाने भी जाना होता था, वो भी सब बंद था। यानी कि यह है कि कोरोना काल के समय हम लोग इतना ज़्यादा लगाव मतलब अपने सिस्टम से कर लिए थे, घर परिवार से कर लिए थे, वो बहुत अच्छा लगा था थोड़ा-सा। है ना दोस्तों? इतनी बातें अब कह लीजिए कि बहुत सारे व्यंजन वगैरह भी घर में बनने लगे थे, है ना? तो अच्छे-अच्छे बहुत सारे कंडीशन खराब भी हो गए थे उस समय। इस समय आपको पता है दूसरा चरण स्टार्ट हो चुका है ना? ये बात भी याद रखेंगे दोस्तों। मनोरंजन का प्रमुख साधन कौन है? जो टेलीविज़न, कंप्यूटर और वीडियो गेम, यही सब सारे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 103वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है? तो पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी दोस्तों युगलीना है। याद रखेंगे युगलीना मित्रों। युगलीना है पौधों तथा जंतुओं के बीच की एक कड़ी है मित्रों। ना ही यह पौधा पूर्ण रूप से है, ना ही यह पूर्ण रूप से जंतु ही है। इस वजह से दोनों के बीच की कड़ी इससे कहा जाता है। कार्बन क्या है मित्रों? कार्बन पता है आपको, हमने बताया था कार्बन 2 रूप में पाया जाता है, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय, है ना? क्रिस्टलीय में जैसे हीरा आ गया, आपका मित्रों ग्रेफाइट आ गया, और बकमिस्ट्रीन, फुलरिन जिसको सी60 के नाम से जानते थे, है ना? जो कि फुटबॉल के आकार का होता है, वह हो गया। तो ये कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। अक्रिस्टलीय रूप में क्या आ जाता है? जैसे कि बात करें दोस्तों कि पेट्रोलियम हो गए, कोल हो गया, है ना? कोलतार हो गया, है ना? ये सब सारे जो होते हैं दोस्तों, जो आप पेट्रोलियम जेली वगैरह यूज़ करते हैं ना, मॉइस्चर क्रीम, सब पेट्रोलियम से ही बनाए जाते हैं। तो वह सब के सब क्या है? अक्रिस्टलीय रूप है। तो याद रखेंगे इसका। इसकी परमाणु संख्या 6 होती है मित्रों, याद रखेंगे, परमाणु भार 12 होता है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं दोस्तों? हाइड्रोकार्बन पता है आपको? हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन हो, या फिर कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हुए पदार्थ को ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बस सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, उसके नाम में ही छिपा हुआ हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले पदार्थ को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, है ना मित्रों? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हमने आपको बताया था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसके बीच में एकल बंध बनते हैं, एकल बंध बनते हैं मित्रों, यानी कि सिंगल बॉन्ड बनता है। यानी कि जैसे बात करें हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, 3 रूप हमने बताए थे। ईन, आइन, इन, एन, इन, आइन बताया था हमने आपको। पहला था इन, मतलब कि एन था, CnH2n+2 था, है ना मित्रों? इसके बाद क्या था? CnH2n था। इसके बाद क्या था? CN H2n-2 था, यही था ना? तो बता देंगे, जो पहला था वो एन है, जो दूसरा था इन है, जो तीसरा है वो आइन है। पहले वाले में सिंगल बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध बनता है, और दूसरे वाले में, तीसरे वाले में द्विबंध और ट्रिपल बंध बनता है। जो द्विबंध और ट्रिपल बंध बनते हैं उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं भैया? सिंगल बंड मतलब कि एन कहते हैं। ये चीज़ बातें याद रखेंगे मित्रों, है ना? चलते हैं नेक्स्ट पे। संतृप्त
और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सामान्य सूत्र हमने बता दिया है मित्रों। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सूत्र हैं CnH2n+2 होता है, इसे एल्केन एल कहते हैं। जिसमें कि एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 रखने पर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब बनते चले जाते हैं। पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नेन और डोक इस तरह बनते चले जाते हैं ना। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आ जाते हैं। और असंतृप्त के अंदर 2 फार्मूला होता है, एल्कीन और एल्काइन का। इसके अंदर आप लगते चले जाएँगे एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 क्रम से, तो आता बनता चला जाएगा मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। ये सिंग डबल बॉन्ड में बनेगा और ट्रिपल बॉन्ड में क्या बनेगा? मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन ये बनता चला जाएगा मित्रों, है ना? याद रखेंगे। अब देखिए जीवाणु का खोजकर्ता कौन है? भैया जीवाणु का खोजकर्ता किसको नहीं पता है? लीवेनहॉक दोस्तों। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो है दोस्तों ये जीवाणु यानी कि वायरस का खोज किए थे। वायरस का खोज किए थे मित्रों, याद रखेंगे। जैसे आपका कोरोना कौन सा वायरस है? पता है कौन सा वायरस है? आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस है मित्रों। आरएनए वायरस है। दोस्तों ये अपना कह लीजिए कि जो इसका साइज है, जो इसका स्ट्रिंग है ना, वो चेंज करता रहता है। जैसे अभी देखिए हाल ही में कोई दूसरा रूप लेकर आ गया है भैया ये, है ना? एक तरह से दूसरा रूप लेके आया है जिसे कोई पहचान ना पाए। ससुरा बहुत बदमाशी है ना? बदमाशी करता है। इसको एक दिन पटक कर हम लोग क्या किया जाए भैया? देखिए इसको हराने का सिर्फ एक फंडा है। आप लोग अपने सेहत का ध्यान रखेंगे और गर्म पानी हो गया, काढ़ा हो गया, इन सब का सेवन करेंगे। ये हार जाएगा ससुरा, इसमें कुछ नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे 109 का। जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है? अच्छा जीवाणु विज्ञान का खोजकर्ता कौन था? एंटोनियो वान लीवेनहॉक। तो जीवाणु विज्ञान के पिता कौन हो जाएगा? कोई दूसरा आ जाएगा? नहीं ना, वही ना रहेगा। तो बता देंगे एंटोनी वान लीवेनहॉक ही रहेंगे मित्रों, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाणु को जीवाणु शब्द किसने कहा था? दोस्तों देखिए जीवाणु को जीवाणु शब्द जो कहे थे एरनबर्ग ने कहा था 1829 में। लेकिन जीवाणु को खोजकर्ता जो थे दोस्तों पिता के रूप में से जाना जाता है एंटोनी वान लीवेनहॉक को जाना जाता है दोस्तों। इस अंतर आप ध्यान से इसको रखेंगे। खोज तो बहुत पहले हो गया था लेकिन इसका नाम देने वाला कौन था? नामकरण करने वाला एरनबर्ग थे, है ना? दो सूक्ष्म जीवों का नाम बता दीजिए। सूक्ष्म जीव तो 4-5 होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कर लीजिए, है ना? तो जैसे कि जीवाणु हो गया, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ ये सब हो गए ना। तो जीवाणु विषाणु आप लिख देंगे इसमें इसका आंसर। विषाणु के खोजकर्ता कौन थे? जीवाणु के वान लीवेनहॉक थे। तो विषाणु के कौन थे भैया? दमित्री मेदवेदेव नहीं बताएंगे। दमित्रु इवान ओस्की। इवान ओस्की से आप याद रखेंगे दोस्तों। देखिए इसका ट्रिक बताते हैं आपको। विषाणु का मतलब क्या? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होगा ना, बैक्टीरिया। देखिए हम अच्छे से ट्रिक बताते हैं, आप कभी नहीं बोलेंगे। बैक्टीरिया। और इवान ओस्की, दमित्री इवान ओस्की, इवान ओस्की। अब आपको पता है मित्रों, जो हम लोग घर में जब बैठे होते हैं तो क्या करते हैं, है ना? घर में बैठे होते हैं तो क्या करते हैं? बात करते हैं। वान से बात बना लीजिए। बात करते हैं और विस्की पीते हैं। क्या पीते हैं? विस्की। ट्रिक बनाने में क्या जाता है? बात करते हैं और विस्की पीते हैं। और आपको पता है जो वान और मतलब जो विस्की होता है दोस्तों किससे मिलकर बना होता है? पता है? किण्वन। किण्वन में बैक्टीरिया ही यूज होता है ना दोस्तों? याद रखेंगे किण्वन प्रोसेस में बैक्टीरिया ही यूज होता है। तो बैक्टीरिया की खोज कौन करी है? विवान ओस्की, वोस्की। वान वान मतलब बात जब हम करते हैं तो विस्की पीते हैं। इस तरह याद कर लेंगे मित्रों। देखिए याद करने में कुछ नहीं, कोई भी ट्रिक बना लिया जाए, बस हमको एक नंबर की जरूरत होती है एग्जाम में। तो चाहे जो हो, अगर कोई कुछ बुरा हो रहा है, कोई काम अच्छा होने के लिए कुछ बुरा होता है तो बुरा ही सही है ना? समझ रहे हैं कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन। सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी क्या है? दोस्तों अभी हमने देखा था जो कि पौधे और प्लांट मतलब पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी क्या थी दोस्तों? उसके बारे में हमने देखा अभी। अगर आपसे पूछा जाता है पौधे और जंतुओं के बीच में कड़ी क्या है तो बता देंगे आप क्या था? अगर आपसे पूछा जाता है सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी क्या है तो बता देंगे दोस्तों क्या है? आर्कियोपेप्टेरिक्स। क्या है दोस्तों? आर्कियोपेप्टेरिक्स मित्रों। इसका राइट आंसर आप यहाँ पे लिख कर आएँगे दोस्तों। देखिए 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, उसको लिख कर ही पाया जा सकता है नंबर, उसमें आप कुछ और नहीं लिख सकते। लेकिन जो बहुविकल्पी होते हैं मित्रों, उसमें भी आप टिक कर सकते हो, लेकिन थोड़ा-सा दिमाग पे जोर देंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन जो 1 नंबर में लिखने वाला आता है, वही थोड़ा हार्ड हो जाता है। क्योंकि लिखना होता है, जब याद रहेगा तभी लिख पाएँगे, नहीं तो नहीं लिख पाएँगे। और अगर लिख दिए तो 1 नंबर पक्का हो गया। लेकिन जो 2 नंबर या फिर थोड़ा-सा बड़े क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप थोड़ा बहुत घुमा के भी लिख देते हैं, तो कुछ नंबर मिल जाते हैं। भले पूरा एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ तो मिल जाते हैं। हुँ? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 114वां नंबर। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था मित्रों? तो आपने सुना होगा लैमार्क आपने सुना होगा लैमार्कवाद।
तो वही लैमार्क, उन्हीं की बात किया जा रहा है, लैमार्क दोस्तों। ये वंशागत सिद्धांत की आधार पे बताए थे कि जो हमारा उपार्जित लक्षण है दोस्तों, वह क्या होगा, बढ़ेगा और घटेगा। लैमार्क ने बताया था, लैमार्क सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों, है ना? दोस्तों एक और साइंटिस्ट थे, देखिए, हाँ, याद तो आ गया, डार्विन। डार्विन ने दोस्तों उत्तरजीविता के बारे में बताया था, है ना? उत्तरजीविता मतलब कि योग्यता की उत्तरजीविता, जैसे कि जो काम ज़्यादा करेगा, जैसे कि आप किसी अंग से बहुत ज़्यादा काम ले रहे हैं, है ना? तो वह तो वह अंग आपका बढ़ जाता है। मतलब इस तरह की बातें इन्होंने कहे थे, जैसे कि एक इन्होंने जिराफ का उदाहरण लिया था। जब जिराफ दोस्तों, इस समय तो गर्दन लंबे-लंबे हो गए हैं, लेकिन पहले क्या था, जिराफ बहुत छोटे, नीचे बकरियों की तरह खाते थे। लेकिन जैसे-जैसे घास-फूस खत्म होता चला गया, वो उछल-उछल के पत्ते को खाने लगे, तो उनका गर्दन लंबा हो गया। यह दोस्तों डार्विनवाद है ना? डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन, याद रखेंगे मित्रों। योग्यता की उत्तरजीविता या प्राकृतिक वरण के सिद्धांत को किसने दिया? तो बता देंगे, यह सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया है मित्रों, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, 116, मानव तथा आदि मानव के बीच में कौन सी कड़ी है? तो बता देंगे दोस्तों, आदि मानव के बीच और मानव के बीच की जो कड़ी है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऐप मानव बोलते हैं। ऐप मानव मित्रों, है ना? दोस्तों अच्छा, ये बता देंगे आप क्या, जो हम लोग की प्रजाति जैसे मानव है, वो बंदर से बने तो हैं, लेकिन किस बंदर से? बंदर का नाम बता देंगे? बंदर का नाम बता देंगे क्या? बंदर का नाम बता देंगे आप? तो बहुत अच्छी बात है, देखते हैं कौन बच्चा बता ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पॉलीथीन कैसे बनता है? दोस्तों पता है, पॉलीथीन बहुत ही मतलब कह लीजिए कि उच्च दाब पर बहुलकीकरण से बनता है। वो भी किसके बहुलकीकरण से? तो बता देंगे एथिलीन के उच्च ताप एवं उच्च दाब के बहुलकीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है। और ये ससुरा इतना बदमाश है भैया पॉलीथीन ना, कि कहीं भी इसे फेंक दीजिए, खत्म होता ही नहीं है। लगभग 100 साल बाद तो जमीन में सड़ना स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे उतनी दूर तक 100 साल तक क्या हम लोग मतलब कि बंजर बन जाएगा, मतलब वहाँ पे कुछ कोई काम का नहीं रहेगा। अगर इसे जला देंगे तो एटमॉस्फेयर का हीट बढ़ा देगा, और इसे दबा देंगे, दफन कर देंगे ससुरा, तो ज़मीन को बंजर बना देगा, है ना? हवा में छोड़ दिए तो गैस भी पूरा खत्म कर देगा। मतलब बहुत सारे कंडीशन है इसके। ये जल्दी खत्म नहीं होता। इस वजह से सरकार रोक लगाती है, फिर हटा लेती है। क्यों? क्योंकि उसको टैक्स मिलते हैं उससे। अगर पॉलीथीन एक बार बंद हो गया अचानक बेटा ना, तो पूरी समझ लीजिए उसका टैक्स याद आ गया। जैसे अभी देखे थे कोरोना काल में जो आपके वाइन्स वगैरह थे, स्टार्ट कर दिया था। क्यों? कि वाइन्स बेच रहा है, सब्जी वगैरह लेने में हम लोग को मनाही है। क्यों? क्योंकि पता है उसको वाइन्स में इतना ज़्यादा फ़ायदे होता है ना, टैक्सेस वगैरह में, कि वो सरकार उसी पे चलती है, कह लीजिए। है ना बेटा? साफ-साफ मुद्दा यह है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण बताइए। तो लाह बता देंगे दोस्तों, देखिए लाह करके होता है। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण लाह हो गया। और क्या होता है बता देंगे आप? प्राकृतिक प्लास्टिक का रेयॉन होता है, रेयॉन सुने हैं आप? रेयॉन। और नायलॉन सुने हैं? नायलॉन। तो यह सब है दोस्तों, यह प्राकृतिक प्लास्टिक के उदाहरण है। प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक थर्मोसेटिंग होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। 1 मिनट, थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। जो थर्मोसेटिंग होता है ना, उसे हम दोबारा पिघलाकर प्राप्त कर सकते हैं, किसी दूसरा चीज़ बना सकते हैं, मतलब सेट कर सकते हैं। और जो थर्मोप्लास्टिक होता है भैया ना, एक बार सेट हो गया ना, तो दोबारा वो किसी काम का नहीं रहता है ना? जैसे कि आपका कह लीजिए कि जो बेटा यह बैकेलाइट्स हो गए, जो स्विचेज़ वगैरह जिसके बनते हैं ना, ये सब आ जाते हैं। कालिख पड़ने लगता है। और थर्मी-सेटिंग दोबारा सेट हो सकता है ना? मतलब इस तरह याद कर लेंगे। थर्मोप्लास्टिक का ना उदाहरण बताइए, तो नायलॉन हो गया थर्मोप्लास्टिक का दोस्तों, क्लोराइड हो गया, टेफ्लॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया मित्रों, पॉलीविनाइल हो गया, है ना? ये सब हो गए। क्लोराइड हो गया, ये सब क्या है? थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है मित्रों। 1 मिनट मित्रों, हमने कुछ गलत बता दिया क्या? जो नायलॉन होते हैं और पॉलीविनाइल होता है दोस्तों, इसमें 1 मिनट दोस्तों, हाँ, हमने कुछ गलत बता दिया मित्रों। 1 मिनट ध्यान से देखिएगा थोड़ा-सा फिर से इसे। जो थर्मोसेटिंग होते हैं मित्रों ना, ये एक बार सेट हो गया तो दोबारा इसे अगर हम दूसरा चीज पिघला कर बनाना चाहें तब नहीं बनेगा। यानी कि एक बार ये सेट हो गया तो दोबारा बिगड़ने वाला नहीं, इस तरह याद कर लेंगे। और जो थर्मोप्लास्टिक है मित्रों, इसे हम चाहे जितनी बार चाहे गलाकर दूसरा मटेरियल बना सकते हैं। जैसे टॉयज वगैरह हो जाते हैं, नायलॉन हो जाता है, पॉलीविनाइल हो गया, क्लोराइड हो गया, टेफ्लॉन जो बर्तनों के नीचे लगे होते हैं दोस्तों, पॉलीथीन हो गया, ये सब मुलायम धातु होते हैं। यानी कि जो थर्मो प्लास्टिक होता है मित्रों ना, ये मुलायम होता है। इसे हम दोबारा से पिघलाकर कोई दूसरा मटेरियल बना सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं होता। एक बार सेट हो गया तो दोबारा वह नहीं बनेगा, है ना? याद रखेंगे, मतलब कालिक पड़ जाएगा उस पे। जैसे कि आपका कह लीजिए कि जो बैकेलाइट्स वगैरह आते हैं, स्विच वगैरह ना, वो सब इसमें आ जाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। जैसे कि जो आप पहले होता था लैंडलाइन फ़ोन होता था ना घर में, तो वह भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है ना? बैकेलाइट के बारे में बताइए तो, बैकेलाइट क्या होता है?
बैकेलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है भैया। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है, बस इसमें कुछ है नहीं। आधुनिक ईंधन कौन कौन है? आधुनिक ईंधन मतलब क्या है दोस्तों? वही डीजल पेट्रोल। अब आपको पता है आधुनिक ईंधन के तौर पे जो बहुत महत्वपूर्ण आधुनिक ईंधन है ना, वो आपका बनने बनने लगा रीन्यूएबल एनर्जी। जितने भी आते हैं जैसे टाइड हो गया, इससे बनाने जा रहे हैं, बनाने लगे रहे हैं हम लोग। और आपका जो सन एनर्जी है, सोलर सिस्टम वाला पैनल, वह देख रहे हैं गुजरात वगैरह में बहुत ज़्यादा उसका कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा वह लॉन्च हो रहा है, बहुत तगड़े में वह उसकी दोस्तों कह लीजिए कि काम चल रहा है ना? और आपका कह लीजिए कि दोस्तों आपको पता है सोलर एनर्जी एक संगठन भी है भारत का चलता है, जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव है दोस्तों, याद रखेंगे। लगभग 70 कंट्री उसमें है, 71 या फिर 72 कंट्री है ना? भारत का ही चलता है, जो कि गुड़गांव में उसका हेडक्वार्टर है। बस यही सब है। जैसे एलपीजी हो गया, खाने पकाने का गैस जिसे एलपीजी बोलते हैं, पेट्रोल डीजल, ये सब आधुनिक ईंधन कहे जाते हैं मित्रों, आधुनिक ईंधन कहे जाते हैं। लेकिन इससे भी थोड़ा सा आधुनिक अगर और देख लें, टेक्नोलॉजी बढ़ा लें, तो जैसे सन एनर्जी हो गया, है ना, एयर विंड हो गया, तो ये सब क्या है? मतलब विंड एनर्जी हो गया और आपका टाइड एनर्जी हो गया, ये सब क्या है? ये सब बिल्कुल भी रीन्यूएबल एनर्जी है भैया, इसको दोबारा हम बना सकते हैं, है ना? लेकिन ये सब नॉन रीन्यूएबल है, याद करेंगे। दोस्तों किन्हीं 3 मिसाइलों के नाम बताइए? तो त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि, बहुत सारे मिसाइल हैं आपके ना। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र भी होता है, ब्रह्मोस होता है। ब्रह्मोस दोस्तों क्रूज मिसाइल है ना? क्रूज मिसाइल है, याद रखेंगे। और देखिए और कुछ बताएँगे? त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि और दोस्तों कुछ है? बताइए तो। ति 3 5 हैं लगभग आपकी मिसाइल, इस समय पाँचों के कई प्रकार चलते हैं। देखिए इस समय माइंड से स्किप किया हुआ है, तो याद रखेंगे आप। 3 पूछा है तो 3 बता देंगे और देख लेंगे भैया, 5 कम से कम याद रखेंगे, है ना? एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो बता देंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है ना? याद रखेंगे दोस्तों। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड किस पैमाने पर बराबर होते हैं दोस्तों? तो बता देंगे -40 डिग्री पर, है ना? गलनांक किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए गलनांक का मतलब क्या? गलनांक का मतलब क्या? वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु गर्म करने पर द्रव अवस्था में आ जाती है। बस यही तो होता है गलनांक। समझ रहे हैं कि नहीं? बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मित्रों, है ना? और क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 127 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। उस जीवाणु का नाम बताइए जो दलहनी फसलों को जड़ों में पाया जाता है। तो दलहनी फसलों के जड़ों में पाया जाने वाला विषाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है। मित्रों याद रखेंगे लेग्यूमिनोसेरम। दोस्तों मिनोसेरम जो लेग्यून प्रजाति होती है, जैसे दाल हो गया, जितने दलहनी फसल होते हैं ना, वह लेग्यूमिनस प्रजाति के ही होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। लेग्यूमिनस प्रजाति के जितने भी दलहन प्रकार की फसलें होती हैं, वो इसी प्रजाति की होती ही हैं, है ना? तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, आप याद रख लेंगे यहाँ के जीवाणु के नाम, है ना? जो कि इसके जड़ में पाए जाते हैं दोस्तों, है ना? दोस्तों बता सकते हैं क्या आप, जो कह लीजिए कि जो रेड रिंग पाए जाते हैं, वो किस फसल में पाए जाते हैं? रेड रिंग जिसे हम बोलते हैं बर्स्ट, है ना? याद रखेंगे दोस्तों। अच्छा मोजेक किस में पाया जाता है? मोजेक किस फसल में पाया जाता है? बता देंगे क्या? मोजेक, मोजेक नाम का जो जीवाणु होता है, किस फसल में लगता है ना दोस्तों? बता देंगे। अच्छा दोस्तों बता देंगे जो आलू होता है, वो किस कारण से काला हो जाता है? क्योंकि पता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इस वजह से काला हो जाता है। लोग बोलते हैं सड़ गया है ना? तो इस तरह नहीं, वह खराब थोड़े होता है, बस उसमें ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पे कम पहुँच पाती है, इस वजह से वह हमको लगता है ब्लैक ब्लैक। वैसे खाना नहीं चाहिए उससे, क्योंकि दम घुटने लगता है। इंटरफेरॉन्स क्या होता है? इंटरफेरॉन्स क्या होता है मित्रों? बता देंगे? साफ-साफ बता देंगे आप? वायरस में संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन इंटरफेरॉन्स कहलाता है मित्रों, है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 129। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन-सा है दोस्तों? वही है राइजोबियम लेगुमिनोसेरम, यही तो करता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दोस्तों, है ना? चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। समजात अंग किसे कहते हैं? दोस्तों समजात अंग मतलब समझ रहे हैं? जैसे कि हमारा हाथ है, चमगादड़ का पंख है, घोड़े की अगली टांग है, ये सब क्या है? एक तरह समजात अंग है। जैसे चमगादड़ की जो पंख काम करती है, हमारा हाथ काम करता है, वही वही काम करता है। जैसे कि घोड़े की अगली टांग है, तो ये सब क्या है? एक हाथ का ही एग्जाम्पल है। एक कार्य करने की दृष्टि से अलग अलग तो भले हैं, देखने में अलग अलग है, लेकिन कार्य करने की दृष्टि से समान है, इस वजह से इन्हें समजात अंग बोला जाता है। और अगर एक होता है समरूप अंग, क्या होता है दोस्तों? समरूप का मतलब देखिए, जैसे तितली के पंख हो गए, पक्षियों के पंख हो गए, तो ये सब क्या है? एक समरूपता दिखाते हैं, समजात नहीं है, समरूप है। समरूप और समजात में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न-भिन्न होते हैं, परंतु कार्य के दृष्टिकोण से समान होते हैं, वह समरूप अंग कहलाते हैं। और समजात अंग क्या होते हैं? वे अंग जो उत्पत्ति में समान हो, लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग-अलग हो मित्रों। ये चीज़ याद रखें, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ का पंख देखिए, उड़ने में काम करता है, घोड़े की अगली टाँग तेज से दौड़ने में काम करता है, मनुष्य का हाथ खाना बनाने में, खाना खाने में, दूसरे को खिलाने में भाई साहब काम करता है ना? तो समरूप अंग मतलब समजात उत्पत्ति की नज़र से तो भिन्न-भिन्न है भले,
है ना? उत्पत्ति में भिन्न-भिन्न होते हैं और ऊपर वाला उत्पत्ति में समान होता है समजात का मतलब और नीचे वाला उत्पत्ति में भिन्न-भिन्न होता है। बस ये दोनों अंतर हैं, थोड़ा-सा याद रखेंगे और सारी मस्त तरीके से पढ़ाई करिए आप लोग मित्रों, है ना? चलते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग मित्रों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। दोस्तों आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना? तो थोड़ा-सा अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए और ध्यान दीजिए अपना, है ना मित्रों? चलिए धन्यवाद।